Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on the 20 questions of English literature. This is practice set second. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Hudson has rightly said that under the influence of Chaucer in English poetry, the rhyme gradually displaced. हडसन ने कहा है कि चौसर के टाइम में इंग्लिश पोएट्री में राइम का यूज़ जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन. और एलिट्रेशन क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है. इट्स मीन चौसर के टाइम में राइम की जगह एलिट्रेशन का ज़्यादा यूज़ होने लगा था. चौसर यूज्ड ओटावा राइमा द 8 सिलेबिक लाइन राइमिंग इन कपलेट्स इन द बुक ऑफ द डचेस. चौसर ने ओटावा राइमा का यूज़ किया है कहाँ पे? द बुक ऑफ द डचेस में. और ओटावा राइमा में क्या होता है कि ये कपलेट के फॉर्म में राइमिंग होते हैं. ठीक है, तो ओटावा राइमा में जितने लाइंस होते हैं वो लाइंस क्या होते हैं? कपलेट के रूप में राइम करते एक दूसरे से. और इस चीज़ का यूज़ चौसर ने अपने द बुक ऑफ द डचेस में यूज़ किया है ओटावा राइमा को. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन प्रोलॉग एंड कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द. प्रोलॉग जो कैंटरबरी टेल्स की प्रोलॉग है उसमें चौसर ने किसका यूज़ किया है? हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है. The rhyme royal which Chaucer so effectively used in Troilus and Cressida is arranged in stanzas consisting 10 syllabic lines and having 7 lines in each stanza. चौसर ने राइम रॉयल का यूज़ किया है अपने वर्क ट्रॉयलस और क्रिसेड में. और जो राइम रॉयल होता है वो 7 लाइन का स्टेंजा होता है. इसमें इन्होंने 10 सिलेबल का यूज़ किया है. और लाइंस कितनी होंगे? 7 लाइंस. तो राइम रॉयल 7 लाइंस का होता है. और इसको इन्वेंट किया था चौसर ने. और चौसर ने इसे यूज़ किया अपने वर्क ट्रॉयलस एंड क्रिसेड में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द फेडिंग चिवेलरी ऑफ मिडिल एजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेड नाइट while the budding chivalry of Chaucerian time is represented by the squire. तो कैंटरबरी टेल्स की जो प्रोलॉग है उसमें क्या कहा गया है कि जो फेडिंग चिवलरी है मिडिल एजेस की, जो कि एजेड नाइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है. मिडिल एज की चिवलरी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? एजेड नाइट के द्वारा. और मिडिल एज की जो चिवलरी है वो फेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. while the budding chivalry of Chaucerian time is represented by the squire. और जबकि जो बडिंग चिवलरी है चौसर के टाइम की उसको किसने रिप्रेजेंट किया है? द स्क्वायर ने. तो ये याद रखिएगा कैंटरबरी टेल्स में मिडिल एज की चिवलरी को एजेड नाइट ने रिप्रेजेंट किया है और चौसर के टाइम की जो बडिंग चिवलरी है उसको स्क्वायर ने रिप्रेजेंट किया है. क्वेश्चन नंबर 6. चौसर्स फिजिशियन इज द डॉक्टर ऑफ फिजिक वॉज हैविली डिपेंडेड अपॉन एस्ट्रोलॉजी. चौसर के जो फिजिशियन है डॉक्टर ऑफ फिजिक वर्क में वो किस पे डिपेंड होता है? एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड होता है. मिस चौसर का एक वर्क है डॉक्टर ऑफ फिजिक और उसमें एक कैरेक्टर है फिजिशियन का और वो किस पे डिपेंड रहता है? एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड रहता है. क्वेश्चन नंबर 7. चौसर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ हिज टाइम बिकॉज he writes for the court and cultivated classes and neglects the sufferings of the poor. चौसर के वर्क को क्रिटिसाइज किया गया है ये कहते हुए कि चौसर ने अपने वर्क्स में सिर्फ कोर्ट और हाई क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट किया है और जो पुअर लोगों की सफरिंग से उसको निगलेक्ट किया है. चौसर के वर्क में कहीं भी पुअर लोगों की सफरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक शेक्सपियर. द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा इज कॉल्ड जोफ्री चौसर. जोफ्री चौसर को रेनेसा का मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज अ स्टोरी ऑफ 39 पिलग्रिम्स. तो चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें टोटल कितने स्टोरी है? 39 पिलग्रिम्स की स्टोरी है. टू होम स्पेंसर कॉल्ड द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड. चौसर स्पेंसर ने चौसर को कहा है कि the well of English undefiled. Now next question. Chaucer introduced the heroic couplet in English verse and invented the rhyme royal. तो चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश पोएट्री में क्या किया? इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही इन्होंने इन्वेंट किया राइम रॉयल को जो कि 7 लाइन के स्टेंजा होती है.
वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसेड इज लॉन्ग एंड टायरसम स्पीचेस। चौसर का जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रिसेड, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? लॉन्ग एंड टायरसम स्पीचेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द कैरेक्टर ऑफ क्रिसेड इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वुमेन। चौसर के जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रिसेड में, क्रिसेड नाम का जो कैरेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक साइकोलॉजिकल स्टडी को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स वुमेन के, मतलब कॉम्प्लेक्स वुमेन के साइकोलॉजिकल स्टडी को रिप्रेजेंट करता है क्रिसेड। पेंडोरस इज एन कॉमिक कैरेक्टर इन, पेंडोरस एक कॉमिक कैरेक्टर है और किस वर्क में ये कैरेक्टर है? ट्रोइलस एंड क्रिसेड। और ये वर्क किसका है? जोफ्री चौसर का। तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे, सो डोंट मिस दिस वीडियो। जॉन गोवर्स कॉन्फेसियो एमेनिटीज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव वॉज रिटेन इन इंग्लिश ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जॉन गोवर्स का एक वर्क है, उस वर्क का नाम है कॉन्फेसियो एमेनिटीज, और ये वर्क किस लिए है? एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है आर्ट ऑफ लव का, और इसको जॉन गोवर्स ने किस लैंग्वेज में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। और किस इंग्लिश में? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, जो कि चौसर के टाइम में पॉपुलर था और चौसर ने भी इसी डायलेक्ट का यूज़ किया था अपने वर्क में। क्वेश्चन नंबर 16, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लॉमैन इज द ओनली एक्सटेंट पोएम ऑफ विलियम लैंगलैंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पायर्स द प्लॉमैन किसका वर्क है? विलियम लैंगलैंड का वर्क है, और ये विलियम लैंगलैंड का विजन के तौर पे प्रेजेंट है ये वर्क इनका। क्वेश्चन नंबर 17, 4 एनोनिमस पोएम्स contained in one manuscript of about 1370 were found, which gives us good examples of medieval allegories. They are, यहाँ पे कहा गया है कि 4 पोएम से जिसके पोएट्स के बारे में नहीं पता है, वो एनोनिमस से, बिना नाम की वो पोएम में किसने लिखा है नहीं पता, वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, और ऐसा माना जाता है कि ये चारों पोएम 1370 के अराउंड में लिखा गया था, और ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मेडिवल एलिगरीज के। ये चारों पोएम किसके एग्जाम्पल है? मेडिवल एलिगरीज के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो कौन कौन सी 4 पोएम में देख लेते हैं। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, सेकेंड है पैशंस, थर्ड वन इज पर्ल, एंड फोर्थ वन इज क्लीननेस। तो याद रखेंगे ये चारों पोएम एनोनिमस है, इसके पोएट के ऑथर का बारे में कुछ भी नहीं पता है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है। 1370 के अराउंड का ये वर्क है और मेडिवल एलिगरीज को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो 4 वर्क हैं, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, पैशंस, पर्ल, क्लीननेस। Now next question is, the poet known entirely for Bruce, the supreme national poem of Scotland is। एक ऐसे पोएट जो ब्रूस के नाम से फेमस है, और ये स्कॉटलैंड के क्या है? द सुप्रीम नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड। तो ब्रूस नाम की एक वर्क है और पूरे स्कॉटलैंड का ये नेशनल पोएम है। किसका ये वर्क है? जॉन बार्बर का वर्क है। Question number 19. One of the earliest works in English prose was the translation that appeared in 1377 of the French travels of Sir John Mandeville. It was the work of a French physician John de Bourgogne. यहाँ पे क्वेश्चन 19 में ये कहा गया है कि जो इंग्लिश प्रोज के शुरुआती वर्क्स हैं उसमें से एक वर्क है ट्रांसलेशन वाला वर्क है, जो कि 1377 में आया था। और ये किस तरह का ट्रांसलेशन वर्क है? ये फ्रेंच ट्रेवल्स हैं, किसके? सर जॉन मैंडेविल के फ्रेंच ट्रेवल्स है, और उसी का ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में एज ए प्रोज वर्क 1377 में। तो इस वर्क को क्या कहा जाता है? इंग्लिश प्रोज के अर्लीस्ट वर्क्स में इसकी काउंट होती है। इट वॉज द वर्क ऑफ अ फ्रेंच फिजिशियन, और ऐसा माना जाता है कि ये एक फ्रेंच फिजिशियन का वर्क था। वो फ्रेंच फिजिशियन कौन है? जेन डी बॉर्गॉन।
तो याद रखेंगे इंग्लिश प्रोज के अर्लिस्ट वर्क में इसकी काउंटिंग होती है और ये ट्रांसलेशन वाला वर्क है। और वर्क जो है फ्रेंच टेबल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल, किसका ये वर्क है? फ्रेंच फिजिशियन का वर्क है और दैट वन इज जीन डी बोर्गन। And the last question of this video is the contemporary of Chaucer, who is regarded the most original and powerful prose writer of his times is John Wycliffe। यहाँ पे चौसर के कंटेम्प्रेरी के बारे में पूछा गया है, जो कि बहुत एक तरह से ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर के रूप में फेमस है, जॉन विक्लिफ। इन्होंने क्या किया था? बाइबल का ट्रांसलेशन का काम भी स्टार्ट किया था जॉन विक्लिफ ने ही। तो याद रखेंगे जॉन विक्लिफ जो है चौसर के कंटेम्प्रेरी हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।